हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ BSOC 132 सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया। इसके बाद हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिसंबर 2024 एग्जाम। अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली वो वाली वीडियो देखे बिना आप एग्जाम मत देने जाना। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन। ऊपर आई बटन में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगी, और अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है, मिस हो रहा है, तो आप मुझे कॉमेंट भी कर सकते हैं। आई कैन स्पेशली विल पुट द लिंक फॉर यू अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो। राइट नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 12, लास्ट क्वेश्चन। हमें बात करनी है डिफरेंट काइंड ऑफ एथनिक मूवमेंट्स की इंडिया के अंदर। जब हम बात करते हैं किसी भी क्वेश्चन की, तो आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा वो हमेशा इंट्रोडक्शन का रहेगा। फर्स्ट पैराग्राफ विल ऑलवेज बी योर इंट्रोडक्शन। तो जब हम बात कर रहे हैं एथनिक मूवमेंट्स इन इंडिया, तो वो सभी सोशल मूवमेंट है जो कि बेस्ड है शेयर्ड एथनिक आइडेंटिटी, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन के ऊपर, जो एक हिस्टोरिकल ग्रीवेंस है किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, तो वो उससे उभर पाए या फिर उस चैलेंजेस को वो नेगोशिएट करके उससे आगे निकल सकें। अभी जितने भी मूवमेंट है ये डिफरेंट तरीके से देखी जा सकती हैं। जहाँ पे ऑटोनॉमी चाह रहे हो, या फिर अपने डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी का रिकॉग्निशन चाह रहे हो, या फिर इस राइट की मांग कर रहे हो जहाँ पे वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हो। जब हम बात करते हैं इंडिया की वास्ट डाइवर्सिटी की, तो एथनिक मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री के सोशल और पॉलिटिकल डायनामिक को शेप करने में। अब ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये हिस्टोरिकली और कंटेम्प्रेरी फैक्टर्स को शेप करते हैं, चाहे वो कॉलोनियल लिगेसीज हो, या इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हो, या फिर पॉलिटिकल एक्सक्लूजन हो। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एथनिक मूवमेंट्स इंडिया में देखी गई हैं जहाँ पे रीजनलिस्ट मूवमेंट आ जाती है। ये सारी मूवमेंट रीजनल या फिर सब नेशनल ग्रुप के को ड्रिवन करती हैं, या फिर उनसे निकली होती हैं, जो कि ग्रेटर ऑटोनॉमी चाह रही होती है, राइट्स अपने चाह रही होती है, और कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज और गवर्नेंस की बात करती हैं विद इन इंडिया। अब ये जितने भी सेंस ऑफ कल्चरल या फिर लिंग्विस्टिक या हिस्टोरिकल डिस्टिंक्टिवनेस है, ये देखने को मिलती है इन मूवमेंट्स के थ्रू। एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे मैंने साम मूवमेंट का एग्जाम्पल लिया जो कि 1979 से 85 में देखा गया था, जो कि लेड बाय ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने किया था, जो कि एथनिक और लिंग्विस्टिक ग्रुप की बात कर रहे थे असम में, जिनको थ्रेटेंड फील हो रहा था बिकॉज माइग्रेंट्स इतने ज़्यादा आ रहे थे पर्टिकुलरली बांग्लादेश से। तो ये मूवमेंट डिमांड कर रही थी कि हमें आइडेंटिफाई किया जाए, हमारे कल्चर को और हमारी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जाए, और जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनको डिपोर्ट किया जाए, और हमारी कल्चर और पॉलिटिकल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये जो मूवमेंट थी ये असम अकॉर्ड 1985 में दर्ज की गई थी, जिसने एड्रेस किया था माइग्रेशन के इशू को, और मांग की थी असमिस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहीं पे सेकंड एग्जांपल यहाँ पे मैंने गोरखलैंड मूवमेंट का बात की है, जो 1980 से 2011 ऑनवर्ड्स देखी गई है, जब वेस्ट बंगाल में जितने भी गोरख्स हैं वो एक एथनिक ग्रुप है जिनकी अपनी अलग लैंग्वेज, अपना अलग कल्चर्स है। तो उन्होंने फॉट किया था जहाँ पे उन्होंने मांग की थी कि वो सेपरेट एक स्टेट बननी चाहिए जिसको गोरखलैंड बोला जाना चाहिए, और वो जो सेपरेट स्टेट है वो हमारे लैंग्वेज और कल्चर के लोगों के लिए बननी चाहिए। तो ये जितनी भी ये मूवमेंट थी ये फ्यूल की गई थी जहाँ पे वो मांग कर रहे थे एक अलग ऑटोनॉमी, एक अलग स्टेट की, और वो चाह रहे थे कि उनके कल्चरल आइडेंटिटी को बेटर रिकॉग्निशन मिले। और ये जो मूवमेंट थी ये पीरियोडिक अपसर्ज देखे गए पर्टिकुलरली 1980s में, और फिर से देखी गई 2010 में, जहाँ पे प्रोटेस्ट और स्ट्राइक की गई थी ताकि गोरखलैंड जैसी जो स्टेट है वो क्रिएट हो इन पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप के लोगों के लिए। नाउ लैंग्वेज बेस्ड मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखी गई हैं इंडिया में। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिसने एथनिक मूवमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, जहाँ पे जितने भी लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ है वो डिमांड करते हैं कि उनकी लैंग्वेज को रिकॉग्निशन मिले, एक अलग से पहचान मिले, और उनकी लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व करने का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या अमेंडमेंट निकाली जाए। तो ये जितनी भी मूवमेंट्स हैं ये बिलीफ के ऊपर बेस्ड है कि जो उनकी लैंग्वेज और जो उनकी एथनिक आइडेंटिटी है उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल द तमिल लैंग्वेज मूवमेंट। अब तमिलनाडु में लिंग्विस्टिक और कल्चरल राइट के लिए तमिल पीपल ने एक मूवमेंट जारी की थी, जहाँ पे द्रविडियन मूवमेंट भी बिगैन हुई थी अर्लियर 20th सेंचुरी में, जिसने की बात की थी कल्चरल और लिंग्विस्टिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तमिल्स की अगेंस्ट जितने भी परसीव्ड डोमिनेंस दिख रही थी हिंदी या फिर आर्यन कल्चर की। अभी जो मूवमेंट थी ये स्टैब्लिश की गई थी तमिल में, ताकि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए उस स्टेट का, और द्रविडिया मुनित्र कजगम DMK
वाली जो स्टेट या क्रिएशन है उसका पॉलिटिकल पार्टी का क्रिएशन हो, और ये जो पॉलिटिकल पार्टी अभी भी कंटिन्यू रह रही है जहाँ पे वो तमिल्स के राइट की बात कर रही है। अब सेकंड आ जाते हैं मूवमेंट एंटी हिंदी एजुटेशन, जो कि 1960s में देखी गई। तो एक मेजर लिंग्विस्टिक एजुटेशन थी ये तमिलनाडु में, जहाँ पे इम्पोजिशन ऑफ हिंदी वो नहीं चाह रहे थे नेशनल लैंग्वेज का। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जो कि CN अन्नादुराय ने लीड किया था उस प्रोटेस्ट को, जो कि बेस थे आइडिया ऑफ हिंदी वो एक लैंग्वेज है, कल्चरल हेजेमनी है जो थ्रेटन करते हैं किसी भी रीजनल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को। तो ये जो मूवमेंट थी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही, जिसने कि हिंदी को प्रिवेंट किया था नेशनल लैंग्वेज बनने से, और तमिलनाडु में सॉलिडिफाई किया था कि लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म आना चाहिए विद इन इंडिया, जो भी स्टेट की जो लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना चाहिए। अब ट्राइबल और इंडिजीनियस मूवमेंट भी देखी जाने लग गई, जहाँ पे जो इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा मार्जिनलाइज थी, और एथनिक मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हो रही थी, जहाँ पे वो अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे थे, रिकॉग्निशन और प्रोटेक्शन चाह रहे थे अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस को। तो ये जितनी भी सारी मूवमेंट थी ये फोकस कर रही थी लैंड राइट, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी और सोशल जस्टिस जैसे इश्यूज़ को। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट 1967 टू प्रेजेंट, राइट। जो नेक्सलाइट मूवमेंट थी वो ओरिजिनेट हुई थी रूरल ट्राइबल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल 1967 में। ये वन ऑफ द सिग्निफिकेंट मूवमेंट थी ऑनगोइंग एथनिक मूवमेंट इंडिया में। ये बिगैन हुई थी रेडिकल मार्क्सिस्ट लेनिस्ट मूवमेंट से, जो कि लैंड रिफॉर्म सीख कर रहे थे। ये इंक्रीज हो गई और एसोसिएट हो रही थी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे एक्सप्लोटेशन के अगेंस्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे थे और उनकी जो राइट्स है उनका वायलेशन हो रहा था। तो नेक्सलाइट्स क्लेम कर रहे थे कि उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना चाहिए, जो मार्जिनलाइज ट्राइबल और इंडिजिनियस पॉपुलेशन है उनको उनको प्रिजर्व करना चाहिए, और एडवोकेट कर रहे थे वो ऑटोनॉमी के लिए और अपने लैंड और रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए, राइट। सो दे वर मेनली सेइंग कि जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो हमारी लैंड को हमसे छीन रहे हैं। सो दे वर आस्किंग कि हमारी लैंड के ऊपर, हमारे रिसोर्सेज के ऊपर उनको कंट्रोल फिर से चाहिए था, ताकि स्टेट कंट्रोल ना ले ले या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी कंट्रोल ना ले ले उनकी लैंड और रिसोर्सेज का। अब सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने झारखंड मूवमेंट का डाला है, जो 1950 से 2000 में देखी गई। तो ये डिमांड कर रहे थे एक सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड का, जो कि आदिवासी उस स्टेट को चलाए, आदिवासी कम्युनिटीज उस स्टेट को चलाए। और ये जो स्टेट थी ये रूटेड थी डिजायर फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी और कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेशली मिनरल फॉरेस्ट, जो कि एक्सप्लॉयट हो रहे थे, किए जा रहे थे नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन से और इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन की वजह से। अब ये जो मूवमेंट थी ये लीड की थी क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड इन 2000, जो कि कंसर्न्स अबाउट सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन देखा गया ट्राइबल्स का, और बिहार का एक लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखा गया विद इन दिस मूवमेंट्स। अब लास्ट हमारे आ जाते हैं दलित मूवमेंट। अब दलित मूवमेंट क्या है? एक एथनिक मूवमेंट जो कि फोकस करती है दलित्स की अपलिफ्टमेंट और उनके राइट के लिए, जिनको पहले अनटचेबल्स बोला गया है, राइट, जिनको हिंदू कास्ट सिस्टम से भी अलग कर दिया गया था। अब ये जो मूवमेंट थी सीख कर रही थी कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जाए, उनको जो एक्सक्लूड किया जा रहा है सोसाइटी से उसको बंद किया जाए, और इकोनॉमिक इक्वालिटी की वो मांग कर रहे थे। अब फर्स्ट सबसे पहले मूवमेंट आ जाती है अम्बेडकर राइट मूवमेंट, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे और आर्किटेक्ट थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। उन्होंने दलित मूवमेंट को लीड किया, उन्होंने एडवोकेट किया कि जो अनटचेबिलिटी वाली जो प्रैक्टिस है उसको हटाया जाए, इक्वालिटी आनी चाहिए और सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स दलित को दिलाने की उन्होंने मांग की। जितने भी उनके एफर्ट्स थे उन्होंने ड्राफ्ट किया लॉज को और प्रोहिबिट किया किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को कास्ट के बेसिस पे, ताकि एक दलित्स के लिए इक्वल सिस्टम लाया जाए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के मामले में। तो जो अम्बेडकर राइट मूवमेंट थी उन्होंने कंटिन्यू किया दलित्स को इंस्पायर करने के लिए, ताकि वो अपने राइट्स के लिए फाइट करे और मैनिफेस्ट करे पॉलिटिकल एक्टिविज्म और सोशल रिफॉर्म्स को। अब सेकंड हमारी आ जाती है भीम आर्मी, राइट, जो कि 2015 ऑनवर्ड्स देखी गई। अब जो भीम आर्मी थी वो दलित मूवमेंट्स के कंटेम्प्रेरी में आई थी यूपी में। अब वो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो एडवोकेट कर रहे थे दलित के राइट्स के लिए, उसके साथ में और कास्ट बेस्ड वायलेंस के अगेंस्ट ये मूवमेंट चली थी। तो ये मूवमेंट
मूवमेंट फोकस कर रही थी पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए, जहाँ पे वो दलित यूथ को मोबिलाइज कर रहे थे और कॉन्फ्रंट कर रहे थे सोशल इनजस्टिस को जो कि कास्ट के बेसिस पे हो रहे हैं। कास्ट के बेसिस पे जितने भी दलित के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस हो रही थी, उन उसके ऊपर पॉलिटिकल अवेयरनेस द भीम आर्मी ने फैलाई और दलित यूथ को मोबिलाइज किया फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर। अब हमारी फिफ्थ आ जाती है रिलीजियस एथनिक मूवमेंट। अब जितनी भी रिलीजियस आइडेंटिटी थी वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर रोल प्ले करती है एथनिक मूवमेंट्स में, पर्टिकुलरली ऐसे रीजन में जहाँ पे रिलीजियस कम्युनिटीज माइनॉरिटी या फिर वो मार्जिनलाइज फील कर रही है। अभी जितनी भी मूवमेंट थी वो फोकस कर रही थी रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और फ्रीडम ऑफ वर्शिप एंड पॉलिटिकल पावर। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने सिख एथनिक मूवमेंट का दिया है जो कि 1980s में स्टार्ट हुई थी। अब जो भी सिख कम्युनिटी थी पर्टिकुलरली पंजाब में, उनके साथ एक एथनिक और रिलीजियस बेस्ड मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की थी, जहाँ पे वो डिमांड कर रहे थे खालिस्तान स्टेट का, एक सेपरेट सिख स्टेट का, जो कि फ्यूल हुआ था कल्चरल और रिलीजियस एलिनेशन के बाद, राइट। उनको कल्चरली और रिलीजियसली एलिनेट कर दिया था जब इंदिरा गांधी जो अटैक हुआ था, इकोनॉमिक उनको निग्लेक्ट किया गया था, पॉलिटिकल रिप्रेशन हुआ था उनके साथ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसी से उन सारी चीज़ों की वजह से वो चाह रहे थे कि खालिस्तान एक डिफरेंट स्टेट उनकी बने। तो ये जो मूवमेंट थी बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गई थी, जहाँ पे इंसर्जेंसी लीड की गई थी बब्बर खालसा जैसे ग्रुप के साथ, और ये जो खालिस्तानी मूवमेंट थी सिग्निफिकेंटली डिमिनिश हो गई विद टाइम, जिसने हाईलाइट किया था एथनिक एंड रिलीजियस कंसर्न फॉर द सिख कम्युनिटी। अब सेकंड आ जाता है कश्मीर वैली मूवमेंट। अब कश्मीर वैली जो कि मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेट कर रहे थे इस मूवमेंट को, ये एथनिक मूवमेंट देखी गई फॉर ऑटोनमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, स्पेशली जब पॉलिटिकल टर्मोइल हुए 1980s में, जहाँ पे वो डिमांड कर रहे थे ग्रेटर ऑटोनमी और इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया, जो कि ड्रिवन थी बाय रिलीजियस एंड एथनिक आइडेंटिटी कंसर्न्स, जो कि प्रिसीव की गई थी डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और फियर कर रहे थे कि उनका कल्चरली इरोजन हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो कल्चरली ख़त्म हो जाएंगे अंडर हिंदू मेजॉरिटी रूल। तो वो अपनी एक अलग स्टेट की मांग कर रहे थे, मुस्लिम ड्रिवन स्टेट। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन आपको हर आंसर में लिखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंक्लूजन में मैंने लिखा है जब हम एथनिक मूवमेंट्स की बात करते हैं इंडिया में, तो वो एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स है किसी भी कंट्री की सोशल और पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी का, जो कि ड्राइव होती है किसी भी डिज़ायर, चाहे वो आइडेंटिटी रिकॉग्निशन हो, ऑटोनॉमी हो, या फिर इक्वल राइट्स की मांग हो। तो ये सारी मूवमेंट डिफरेंट तरीके से आई है, चाहे वो रीजनल हो, लिंग्विस्टिक हो, ट्राइबल हो, दलित हो, या फिर रिलीजियस हो, और वो रिफ्लेक्ट करती है जो डीप सीटेड जो भी डिफरेंसेस है मार्जिनलाइज ग्रुप के, जो जिसकी वजह से पिछड़े हुए हैं, जिन चीज़ों की वजह से वो डिफरेंसेस फील करते हैं, एलियनेटेड फील करते हैं, और वो अपनी राइट्स की मांग करते हैं मूवमेंट के थ्रू, ताकि वो अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकें। वैसे तो ये सारी कुछ मूवमेंट्स टेंजिबल चेंजेस आए हैं उनकी वजह से, और कहीं ना कहीं न्यू स्टेट्स का भी क्रिएशन हुआ और रिकॉग्निशन हुआ उनके राइट्स को भी। अदर्स जो हैं वो अभी भी रेजिस्टेंस फेस कर रही है और स्ट्रगल कर रही है जस्टिस पाने के लिए। और इन्हीं एथनिक मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड करके ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हम सोशल हार्मनी सोसाइटी के अंदर ला सकते हैं और हर एक कम्युनिटी को इंडिया के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी और रिस्पेक्ट के तरफ लेके जा सकते हैं। एक इक्विटेबल एंड जस्टिफेबल सोसाइटी, इंडियन कम्युनिटी या इंडियन नेशन हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने बात की डिफरेंट मोमेंट्स के बारे में, सोशल मोमेंट्स के बारे में, और कैसे जितने ये डिफरेंट एथनिक मूवमेंट्स हैं इंडिया के अंदर वो आई हैं और किस किस ईयर में आई है और क्या क्या उनकी डिमांड थी, क्या क्या मांग थी। आपको ऐसे ही एग्जाम में डिफरेंट मूवमेंट्स के बारे में विद एग्जाम्पल विद देयर ईयर आपको मेंशन करना है, और इसी तरीके से आपको ये आंसर लिखना है, अटेम्प्ट करना है इन योर एग्जाम, ताकि आप बेटर स्कोर कर सके और एक अच्छा अपना स्कोर बना सके, राइट। अगर मैंने जिस तरीके से सारी वीडियो बनाई है, मैंने आंसर फॉर्म किया, अगर आप उस तरीके से लिखते हैं और अगर आपने मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देख ली है, देन आई कैन मेक श्योर, आई कैन वाउच ऑन दिस थिंग दैट यू विल स्कोर 80%, राइट। तो ये मैं आपको बोल सकती हूँ, जितना मैंने बोला उस तरीके से आप कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो के अकॉर्डिंग, आप सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए अपने आंसर्स फॉर्म कर रहे हैं। वर्ड लिमिट की आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने पेजेस जितने मेंशन किए हैं इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो में, उस तरीके से अगर आप अपने आंसर लिख रहे हैं, देन यू विल डेफिनेटली स्कोर अ गुड मार्क्स, राइट। तो ये हमारे लास्ट क्वेश्चन था BSOC 132 का। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई टॉपिक है जिस पे आप क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं।
ऑल्सो स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. अच्छे से आपको एग्जाम करना है, कोई टेंशन लेनी नहीं है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट.